नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल पहले वाले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो गणित की सामान्य जानकारी है, प्लस माइनस को कैसे गुणा करते हैं, माइनस प्लस को कैसे गुणा करते हैं, उनके बारे में। वहां से हम वापस स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हमने 4 बातें पढ़ी थी। सबसे पहले, अगर प्लस गुणा हो जाए प्लस से तो क्या आता है बताओ? हमेशा प्लस आता है। यानी कि 2 बातें बताई थी मैंने। अगर चिन्ह समान हुए तो हमेशा प्लस आएगा, और अगर चिन्ह विपरीत हुए तो हमेशा माइनस आएगा। तो ध्यान से बताना मेरे को, प्लस और प्लस दोनों समान चिन्ह है तो प्लस आएगा, माइनस गुणा माइनस दोनों भी समान ही चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस। बताओ तीसरी कंडीशन क्या थी? एक तरफ प्लस आ जाए तो दूसरी तरफ माइनस आ जाए, एक तरफ माइनस आ जाए तो दूसरी तरफ प्लस आ जाए, यानी कि चिन्ह विपरीत आ जाए। और जब भी चिन्ह विपरीत आते हैं गुणा में तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। तो बताओ, प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस, और माइनस प्लस गुणा होकर के माइनस चिन्ह रहता है। यानी कि हमने कल निष्कर्ष निकाला था कि प्लस प्लस यानी कि जब भी सदैव समान चिन्ह होंगे तो हमेशा प्लस चिन्ह आएगा, और विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। इसमें से थोड़ी और जानकारी मैं आपको दूं तो देखो ध्यान से। सर, हम जब ऐसी संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, सबसे पहली बात तो संख्याएं जुड़ती और घटती कब है? ध्यान से सुनना। जब भी संख्याओं का चिन्ह, जब आप किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ो तो उन दोनों संख्याओं के चिन्ह अगर समान है तो वे दोनों संख्याएं हमेशा जुड़ती है। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? अगर 2 संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो वे हमेशा जुड़ती है, और अगर उन दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, यानी कि एक का प्लस हुआ और दूसरे का माइनस, तो वे हमेशा घटती है। सर कैसे? देखो, मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी, जैसे कि 5 और 3। अगर इन दोनों का चिन्ह समान है, जैसे 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो हमेशा ये दोनों का क्या होगा? हमेशा योग होगा। और बताओ, 5 और 3 जुड़ करके क्या हो जाएगा? बताओ, 8 हो जाएगा। ऐसे ही एक संख्या 5 है और एक संख्या 3 है, लेकिन अब की बार इनके आगे चिन्ह प्लस का नहीं होकर के किसका है? माइनस का। यानी कि इसका माइनस हो जाए और यहाँ पर भी माइनस हो जाए, तब भी क्या कहा मैंने? अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो अवश्य ही जुड़ेगी, यानी कि इन दोनों का भी क्या होगा? बताओ, योग होगा। और बताओ, 5 और 3 मिलकर के क्या बन जाएंगे? 8। अब बात आई, सर इनके आगे चिन्ह कैसे लगाए? जैसे हमने देखा था कि गुणा में प्लस प्लस गुणा होकर के प्लस बनता है, तो सर यहाँ पर क्या नियम होते हैं, क्या संभावनाएं होती हैं? देखो बच्चों ध्यान से, जब समान चिन्ह हो तो देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों के ही चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर अवश्य क्या आएगा? प्लस। दोनों के चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। अब ये तो हो गई हमारी पहली वाली बात। कौन सी सर? कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो, चिन्ह समान हो। सर अगर चिन्ह विपरीत आ जाए तो? ध्यान से समझना, चिन्ह विपरीत का मतलब ये वाला 5 तो प्लस का हो, लेकिन ये 3 किसका हो? माइनस का। तो सर क्या होगा? और देखो, अगर ये 5 सर माइनस का हो और ये 3 प्लस का हो, तो सर देखो चिन्ह विपरीत है, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, एक का माइनस है तो दूसरे का प्लस है। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार मैंने कहा था कि जब जब संख्याओं के चिन्ह समान होंगे तो योग होगा, और जब जब संख्याओं के चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा? बताओ, घटाव होगा। तो बताओ, इन दोनों में क्या होगा? घटाव। इसमें भी क्या होगा? घटाव। सर हमें पता है 5 में से 3 गए तो 2 बचता है, यहाँ पे भी 5 में से 3 गए तो 2 बचता है। बस अब किसकी बारी है? चिन्ह लगाने की। तो चिन्ह कैसे लगाएंगे? सर हमें पता है कि जो संख्या बड़ी होती है
ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी होती है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो बताओ यहाँ पर 5 और 3 में से कौन सी संख्या बड़ी है? बताओ 5 बड़ी है, तो जो आंसर आएगा उस पर इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो बताओ 5 के कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। वैसे ही बताओ यहाँ पर 5 और 3 दोनों के चिन्ह विपरीत है, यानी कि ये तो पता चल गया घटा होगा, वो हमने कर भी लिया। अब बारी आई चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह बताओ किसका होगा? जो संख्या ज्यादा इफेक्ट डालती है, और ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा? जिसका प्रभाव या जिसका मान ज्यादा होगा। तो 5 ज्यादा है इसलिए इसका चिन्ह आएगा। बताओ 5 का चिन्ह क्या है? बताओ माइनस, तो यहाँ आंसर में क्या रहेगा? माइनस आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है और सीखने की कोशिश करनी है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को सीख गए तो गणनाओं के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर इन चीजों को देखकर सीखने की कोशिश किया करो, ठीक है? ये चीज आप लिख लेना वीडियो में से। अब मैं आपको बताता हूं कि एक चीज और होती है एलसीएम, एचसीएफ। अब की बार यहाँ पर तो हमारे एलसीएम काम आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं एलसीएम के बारे में जानकारी देता हूँ, फिर अपन प्रश्नावली पर आते हैं, ठीक है? देखो आपको पता होगा जो एलसीएम होता है कब लिया जाता है, ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के लिखी 5/2 प्लस 3/2, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? इन जो दो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को एक करने के लिए एलसीएम लेंगे। एक मतलब ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, दोनों के बीच में प्लस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन दो संख्याओं को हल करने के लिए दोनों में एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम आपको पता है क्या आता है? 2। फिर एलसीएम लेने की प्रक्रिया ध्यान से सुन लेना, आगे काम आएगी। 2 का भाग 2 में देते हैं 1 बार, और 1 को किससे गुणा करते हैं? जो ऊपर है 5। तो बताओ 1 को किससे गुणा किया मैंने? 5 से। उसके बाद 2 का भाग देते हैं 2 में 1 बार, और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो बताओ 1 × 3। बताओ बीच में कौन सा चिन्ह चल रहा था? प्लस का चिन्ह चल रहा था, ठीक है? अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है। देखो 5 × 1 5 प्लस 3 × 1 3, तो नीचे क्या चल रहा था? 2। 5 और 3 8, और 8/2, और 2 से 8 कितनी बार करते हैं? बताओ 4 बार, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो एलसीएम लेना क्यों आवश्यक हुआ? क्योंकि ताकि हम दो संख्याओं को एक संख्या में बदलकर आंसर ला सकें, ठीक है? यह तो था सर कि जब हर समान हो, लेकिन जब हर समान नहीं हो तो सर कैसे करें? देखो ध्यान से, मैंने एक संख्या लिखी 5/2 प्लस 7/3। सर अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और अगर आपने यहाँ ध्यान से सीख लिया तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। देखना ध्यान से, एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम बेटा एक ऐसी संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए, और उस संख्या की खासियत होती है वह सबसे छोटी हो। यानी कि सर देखो ध्यान से, एलसीएम लेने की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, ठीक है? यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 का भाग दूं तो ये बन जाएगा 1, इसमें जाएगा ही नहीं। फिर वापस से 3 लिखा मैंने, तो ये बन गया था 1 पहले से, और 3 में 3 का भाग जाते हैं 1। तो बताओ हमारा एलसीएम कितना आ गया? बताओ 2 × 3। तो बताओ वो संख्या क्या होगी? 6। ये अपन जब हम सीख जाते हैं तो हम डायरेक्ट लिखना सीख जाते हैं, लेकिन जब हम कोई यह चीज नहीं आती तो अपन ऐसे करते हैं। जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती है तो हम उनको इसी तरह से हल करते हैं। तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। अब वापस से वही प्रक्रिया, बताओ 2 का भाग किसमें देते हैं? 6 में। बताओ 2 का भाग 6 में 3 बार आता है, और 3 को किससे गुणा करते हैं? ऊपर वाली संख्या से। तो 3 × 5। अब इधर आ जाओ, 3 का भाग सबसे पहले 6 में कितनी बार जाता है? 2 बार, और 2 को किससे गुणा करते हैं? बताओ 7 से। तो 2 को मैंने किससे गुणा करते हैं? बताओ 7 से, और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दिया?
प्लस का। अब देखो ध्यान से, 5 दिया 15 प्लस 7 दुआ 14 और बटे 6, 15 और 14 29 और बटे 6। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है और हम एलसीएम लेना सीख जाते हैं। इसको उतार सकते हो आप। ठीक है, अब अपन आगे जाते हैं। बच्चों में प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले किन चिन्हों को हल करते हैं उनके बारे में मैं 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 4 भाजित 4। तो सर सबसे पहले कौन से चिन्ह को हम हल करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोष्टक आए तो सबसे पहले कोष्टक को हल करो, ये चीज अच्छे से सीख लेना बेटा। अगर कोष्टक आए तो सबसे पहले कोष्टक, फिर भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाओ। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पर अपन को कोष्टक दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले एक तो भाग दिख रहा है और एक गुणा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया को हल करते हैं। तो बताओ 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 1 बार। ये माइनस जैसा का जैसा उतारा। अब बताओ 5 को गुणा किया 2 से, 1 पंजे 5 2 पंजे 10 और प्लस में 3। अब क्या होगा, 10 और 3 13 माइनस 1, तो 13 में से 1 गया तो 12। इस प्रकार से हम आंसर लाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 प्लस 2 5, फिर 5 को 5 से गुणा। ऐसा नहीं, आपको यह प्रक्रिया याद होनी चाहिए कि सबसे पहले भाग या गुणा हल होता है, उसके बाद प्लस माइनस की संख्याएं हल होती है। इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब अपन अपनी परिमेय संख्याओं पर आते हैं, ध्यान से सुनना। परिमेय संख्या की परिभाषा में आपके सामने एक बार लिख रहा हूँ। वैसे हम परिमेय संख्याओं को जानने लगे। कैसे? सभी जो बटे वाली संख्या होती है यानी कि भिन्न संख्याएं, उनको हम एक तरह से परिमेय संख्या कह सकते हैं। वैसे परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी हम 9th क्लास 10th क्लास इनमें सीखते हैं। यहाँ पर केवल ये आता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और उनकी परिभाषाएं क्या है, उनको पहचानना। कैसे सर? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हो परिमेय संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखना बेटाओ, यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। वापिस से बोल रहा हूँ मैं, बताओ परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनी? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो और जो नीचे वाला जो अंक है Q वह 0 नहीं हो, जहां पर P व Q पूर्णांक हो। यह परिमेय संख्या की परिभाषा बनती है। कुछ नहीं है बेटा, जो बटे वाली संख्या है अभी तक अपन देख रहे थे ना, 2/5, 3/6, 1/2, ये सब क्या है बताओ? परिमेय संख्या है। क्या है बताओ? परिमेय संख्या है। यानी कि जो P बटे Q के रूप में देखो ना, P बटे Q, P बटे Q, P बटे Q, इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। बस जो नीचे वाला अक्षर है या जो अंक है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार इसकी परिभाषा लिखता हूं, आप साथ के साथ नोट कर लें। यहाँ से आपके 8वीं में जो परिमेय संख्याओं का जो चैप्टर है वो शुरू होता है। ध्यान से सुनना, हेडिंग डालना परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं
जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा P व Q पूर्णांक हो, वह बताओ क्या बताया था, जो नीचे वाला जो Q है वह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपके परिमेय संख्या की परिभाषा बनती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा P व Q पूर्णांक हो, वह Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जैसे हम जानते हैं बच्चों, जैसे 2/5, 7/8 इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा।